अर्थशास्त्र में दूसरा चैप्टर है मुद्रा एवं साख। अर्थशास्त्र में दूसरा चैप्टर है मुद्रा एवं साख। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मुद्रा एवं साख। हमारे दैनिक जीवन में हम रुपयों एवं पैसों, हमें अपने दैनिक जीवन में रुपये और पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। इनसे हम क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। जो भी हम वस्तु खरीदते हैं या सेवाएं खरीदते हैं, इनको खरीदने के लिए हमें रुपयों की, पैसों की जरूरत पड़ती है। जो भी हम सामान वस्तु खरीदते हैं या सेवाओं के बदले, वस्तुओं के बदले या सेवाओं के बदले हमको मुद्रा के रूप में ही भुगतान करना पड़ता है। हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, इसी पैसे के हम क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते हैं। इसके भुगतान के रूप में भी हमको रुपये पैसे देना पड़ता है। इसी रुपये पैसे को हम मुद्रा करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम मुद्रा द्वारा, इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्रा द्वारा जितने भी वित्तीय लेन देन है, मुद्रा के द्वारा क्या हुआ है, जितने भी वित्तीय लेन देन है, इसमें सुगमता है, सरलता है। मतलब बिना मुद्रा के हम आसानी, जिस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था उस समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुद्रा के चलन के पहले आप सबको मालूम है वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय वस्तु को देकर के वस्तु प्राप्त किया, वस्तु को देकर वस्तु प्राप्त की जाती थी, उनकी कीमत नहीं आती है। लेकिन आज मुद्रा के द्वारा क्या हुआ है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में हमको आसानी, मतलब सुगम बना दिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मुद्रा का बदलता स्वरूप। मुद्रा का स्वरूप बदलता रहा है, मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तन आए, उसमें परिवर्तन होता है। लेन देनों के लिए जो हम लेन देन करते थे, क्रय विक्रय करते थे, इसके लिए धातुओं के उपयोग के बारे में, धातुओं का उपयोग किया जाता है। जिस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था उसके पहले इसका उपयोग किया जाता था, धातु का उपयोग किया जाता था क्रय विक्रय करने के लिए, लेन देन करने के लिए। और धातु को सुरक्षित रखने में एक कठिनाई होती थी। जो धातु होती थी इनको हमको सुरक्षित रखना पड़ता था, सुरक्षित रखने में भी कठिनाई होती थी, और एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने में भी क्या होती थी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान लाते तो कठिनाइयाँ होती थी। दूसरी बात, चोरी जाने का भय, चोरी का भय बना रहता था। व्यापार के लिए हर बार तौलने की सुगम व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि उस समय टकसाल में तौला जाता था, टकसाल होता था, टकसाल में ही इन धातुओं को तौला जाता था। आप व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, जो धातु होती थी इनको तौलना पड़ता था। तो तौलने के लिए सुगम व्यवस्था भी नहीं थी। बाद में समस्याओं का समाधान सिक्कों के चलन से हुआ। बाद में हम देखें तो समाधान हुआ सिक्कों के प्रचलन से, इसका समाधान हुआ। क्यों? सिक्कों में तौल निश्चित होती थी, और उसको प्रमाणित करने के पीछे राजा महाराजा होता था, उनकी प्रतिष्ठा और पहचान होती थी। जिस समय सिक्का का प्रचलन हुआ उस समय उस सिक्के में राजा महाराजा की पहचान, प्रतिष्ठा होती थी। इस प्रकार धातु के सिक्कों के रूप में मुद्रा का प्रचलन व्यापक हो गया। अब धातु के द्वारा सिक्का बनाया जाने लगा, और सिक्का बनाए जाने से मुद्रा का प्रचलन काफी बढ़ गया। सिक्कों के रूप में मुद्रा के चलने पर इसने
जो खामियां आती थी, कुछ खामियां आती थी, क्योंकि सिक्का जो मुद्रा के रूप में चलता था, तो मुद्रा के रूप में चलता था, तो इसमें सरलता के साथ कुछ खामियां भी आने लगी। सरलता भी हुआ, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी आने लगी, क्योंकि सिक्कों की शुद्धता की जांच करने के लिए, हर समय जांच करने के लिए, शुद्धता की जांच करने में जो सिक्का राजा महाराजाओं द्वारा जो सिक्का बनाई जाती थी, उसमें क्या होता था, उनकी शुद्धता की जांच करने के लिए इन सिक्कों को खुरचना पड़ता था, छीनना पड़ता था, जिससे इसकी भार में कमी आने लगी। और भार में कमी आने लगी, इसकी शुद्धता पर, भार पर लोगों द्वारा संदेह करने लगे। कुछ लोगों ने संदेह किया कि इन सिक्कों में मिलावट भी की जाने लगी, मिलावटी धातुओं का भी इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया है। इन सब परिस्थितियों में यदि हम देखें तो सिक्के के निर्माण और आकार में, सिक्कों के आकार में, निर्माण में सुरक्षात्मक उपाय किए जाने लगे। सिक्कों की बाहरी गोलाई की परतें मोटी की जाने लगी, सिक्कों की जो बाहरी गोलाई की परतें होती थी उनको मोटा किया जाने लगा। अब सबको मालूम है जो सिक्का चलन में होती थी, राजा महाराजाओं को इसमें क्या होती थी, चित्र होती थी, चित्र छपी होती थी। इसके बाद व्यापार के बढ़ने के साथ साथ और कुछ नई समस्याएं भी आने लगी। सिक्कों के निर्माण से क्या हो गया, व्यापार का तो विस्तार हुआ, व्यापार बढ़ने लगा, लेकिन व्यापार बढ़ने के साथ साथ कई नई समस्याएं आने लगी। क्यों? क्योंकि सामान खरीदने के लिए सिक्कों की जरूरत होती है, और जो सिक्का होता था वो उसी क्षेत्र में ही क्या की जाती थी, मान्य होती थी, स्वीकार किया जाता था, उन्हीं क्षेत्रों में ही चलते थे, क्योंकि उन्हीं राजाओं महाराजाओं की सिक्का होती थी। तो उन्हीं क्षेत्रों में जहां तक उस राजा महाराजा की क्या होती थी, क्षेत्र होती थी, वहीं तक वो सिक्का का चलन था, मान्य होती थी, उनको स्वीकार करते थे। हर क्षेत्र में अलग अलग सिक्के चलते थे, क्योंकि जहां तक राजा की सीमाएं होती थी वहां तक वो सिक्का मान्य होती थी, चलती थी, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद उस सिक्के की चलन नहीं हो पाती। इससे क्या होता था, व्यापारियों को लेन देन करने में कठिनाई होती थी। तो व्यापारियों को लेन देन करने के लिए एक तरह के जो सिक्के हैं उनको दूसरे क्षेत्र में जानने के लिए क्या करनी पड़ती, उस सिक्कों को बदलना पड़ता था। इस तरह एक को दूसरे में बदलना अपने आप में एक कारोबार बन गया, क्योंकि एक राजा महाराजाओं के द्वारा सिक्का प्रचलन में थी, बनवाई जाती थी, उस सिक्के में उस राजा महाराजा की चित्र होती थी, और वहीं उस क्षेत्रता की उनकी स्वीकार्यता होती थी, चलता था। और दूसरे राजा क्षेत्र बन जाएंगे उस सिक्के की कोई चलन नहीं होती थी। तो इनके लिए क्या किया गया, व्यापारियों ने इस समस्या के समाधान करने के लिए क्या किया, अब इन सिक्कों को हर बार एक स्थान से दूसरे स्थान ना ले जाना पड़े। जिस शहर में उन चीजों को खरीदनी होती थी उस जगह एक हुंडी लिख देते थे, मतलब इस समय क्या की जाती थी, जो सिक्का होता था राजा महाराजा की, उन सिक्कों को क्या किया जाता था, क्योंकि वो जो सिक्का होता था वो दूसरे क्षेत्र में नहीं चलती थी, तो इसमें क्या होती थी, कठिनाइयां आती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई आती थी। तो इसको व्यापारियों ने क्या किया, हुंडी, एक पत्र लिखता था, हुंडी मतलब एक पत्र लिखता था, और वो पत्र में उस व्यापारी के नाम से होता था। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, कपूरथला के दीवान शेर अली को दिल्ली जाना था। कपूरथला के जो दीवान है शेर अली नाम उनका, उनको कहाँ जाना था, दिल्ली जाना था। तो मिर्जा ममनी राम, आप सबको मालूम है, मिर्जा ममनी राम जो पैसों का कारोबार करता था,
वो क्या करता था, मंगनी राम पैसों का कारोबार करता था। उनकी एक गद्दी भी थी दिल्ली में, उनकी एक गद्दी थी दिल्ली में, गद्दी मतलब ऑफिस, आजकल हम ऑफिस बोलते हैं। तो दीवान शेर अली ने कपूरथला में, दीवान शेर अली ने क्या किया, कपूरथला में मिर्जा मंगनी राम के यहाँ 4,000 रुपये जमा किए। दीवान शेर अली ने क्या किया, मिर्जा मंगनी राम के यहाँ 4,000 रुपये जमा किए। तो मिर्जा मल ने क्या किया, दिल्ली में अपने मुनीम को पत्र लिखा। मिर्जा मल ने, मंगनी राम ने क्या किया, दिल्ली के जो मुनीम है, जो ऑफिस होता था उसमें मुनीम होता था, उनको एक पत्र लिखा कि वे दिल्ली में जो दीवान है शेर अली, वहाँ चलने वाले पैसे में 4,000 अदा करें। मतलब कुछ समझ आ रहा है, कपूरथला के दीवान तो दिल्ली जाना था, तो दिल्ली में वो सिक्के का चलन नहीं, सिक्के को स्वीकार नहीं किया। तो मंगनी राम ने दिल्ली में अपना ऑफिस खोला था, गद्दी खोला था। तो जो दीवान था उन्होंने क्या किया, कपूरथला के जो सेठ था उनके पास 4,000 रुपये जमा किए। अब शेर अली कहाँ चला गया, दीवान ने कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। तो दिल्ली जाने के लिए उसको साथ में पैसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि उन्होंने, जो सेठ था, दीवान था मंगनी राम, इन्होंने दिल्ली में अपना ऑफिस खोला था। तो दिल्ली में जाने के बाद वहाँ की मुद्रा जो चलता था, उनको दिल्ली के जो गद्दीदार थे उन्होंने शेर अली को दिया, क्योंकि दिल्ली में उन्हें खरीदारी करनी थी, दिल्ली में जाकर उन्हें खरीदारी करनी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापारी गतिविधियों का प्रसार बढ़ने के साथ साथ मुद्रा के स्वरूप में भी परिवर्तन आने लगे। मुद्रा के स्वरूप में भी परिवर्तन, चलन में परिवर्तन आने लगा। पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ हो गया, पत्र मुद्रा का चलन प्रारंभ हुआ। पत्र मुद्रा, पेपर करेंसी, इसका भी चलन प्रारंभ हो गया। इस प्रकार यह हो गया मुद्रा का बदलता स्वरूप, मुद्रा के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। अब हम देखते हैं आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप। अभी वर्तमान में हम देखें तो मुद्रा के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। क्या क्या परिवर्तन आया? आज हम जो लेन देन करते हैं उसके लिए हम रुपये और पैसे का उपयोग करते हैं। आज जो हम वस्तु और सेवाओं का लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, इसके लिए हमको रुपये और पैसे का उपयोग करना पड़ता है और इसको सभी स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसका चलन, जो हम रुपये पैसे, इसका चलन को सभी स्वीकार करते हैं। और विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार उन्हें कानूनी रूप से अधिकृत मान्यता दी गई। कानून, जो हम रुपये पैसे इसके द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, लेन देन करते हैं, इनको कानून द्वारा मान्यता दी गई है। क्यों? क्योंकि ये वैधानिक होती है, इसलिए लेन देन में कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता। जो रुपया पैसा जो लिखा है, उन रुपये पैसों में जो कीमत लिखी हुई है उनको क्या करना पड़ेगा, सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। ये वैधानिक होती है। यदि कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है तो कानून द्वारा उनको दंड दिया जा सकता है। 500 का नोट है, उसको यदि कोई व्यापारी है, आप जो जहां से लेन देन कर रहे हैं, व्यापारी नहीं मान रहे हैं, तो उनको कानून द्वारा दंड दिया जाएगा, क्योंकि इनको स्वीकार करना है, सभी को स्वीकार करना है। 500 रुपये का नोट है, उसको 1000 नहीं मानेगा, लेकिन 500 रुपये की नोट है तो 500 रुपये ही उसको मानना पड़ेगा। ये सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब आप सबको मालूम है, आप सभी नोट देखें, सबके पास नोट है, 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये के नोट, उसमें कुछ लिखा रहता है। आप देखना नोट को, नहीं देखें अभी तक, आप अपने नोट को देखना
उसमें लिखा रहता है मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। यदि 10 रुपये का नोट है तो उसमें 10 रुपये देने का अदा करने का वचन देता हूँ। यदि 2000 रुपये की नोट है तो मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसमें लिखा रहता है। इस कथन के पीछे उसकी कीमत का सोना चांदी देने का वचन लिखा रहता है। 2000 की नोट है तो उसी कीमत की सोना या चांदी देने का वचन लिखा रहता है। आप सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, तो उसी कीमत की आपको सोना या चांदी आप खरीद सकते हैं या देने का वचन लिखा रहता है। यदि आपको बैंक द्वारा दी गई मुद्रा का विश्वास नहीं है तो उतनी रकम का आप क्या कर सकते हैं, सोना चांदी आप लिख सकते हैं। जो नोट में 2000 रुपये लिखा है या 5000 है, 500 रुपये लिखा है, यदि आपको विश्वास नहीं है उस पैसे में, तो उस रुपये में, पत्र मुद्रा में आप उतनी कीमत का आप क्या कर सकते हैं, सोना या चांदी खरीद कर रख सकते हैं। विश्वास नहीं है तब, विश्वास तो तब को है। अब हम देखते हैं बाजार में हम सबको इस नोट को स्वीकार करना पड़ता है और उसी कीमत की हम वस्तु खरीद सकते हैं। इस प्रकार वर्तमान युग में हम वित्तीय लेन देन के लिए नगद रहित व्यवहार भी करते हैं। आज यदि हम देखें तो नगद पैसा नहीं है तो आप नगद रहित व्यवहार, कैशलेस जिसको आप कहते हैं, नगद रहित व्यवहार मतलब कैशलेस, बिना कैश के भी आप क्या कर सकते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। कैशलेस सुविधा हमारे पास है। हम कुछ वस्तुओं को या सेवाओं को खरीदने के लिए हमको नगद रुपये की अलावा, यदि हम कुछ वस्तु या सेवा खरीदने चाहते हैं तो हमारे पास नगद नहीं है, तो नगद रुपये के अलावा चेक के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी हम भुगतान कर सकते हैं। आपके पास नगद नहीं है, चेक है, चेक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, वस्तुओं सेवाओं को खरीद सकते हैं। या डेबिट कार्ड है तो इसके माध्यम से वस्तुओं को सेवाओं पर खरीद सकते हैं। यदि हम किसी दुकानदार को या विक्रेता को चेक देते हैं, यदि हम किसी दुकानदार को या विक्रेता को क्या देते हैं, चेक देते हैं, तो उस दुकानदार, जिस दुकानदार को हम चेक दिए तो उस दुकानदार क्या करेगा, उस चेक को अपने खाते में जमा कर देता है। जो रकम हम चेक में लिखे हैं उस चेक को हम क्या करते हैं, या व्यापारी लोग क्या करते हैं, अपने खाते में जमा कर देते हैं। बैंक द्वारा चेक प्रमाणित कर खाते में उतनी रकम दुकानदार के खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। बैंक द्वारा जो चेक प्रमाणित किया जाता है, चेक प्रमाणित हो जाने के बाद जितनी रकम उसमें लिखी हुई है उतनी रकम दुकानदार के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है और इस प्रकार खाते द्वारा लेन देन भी आसान हो जाता है। इस प्रकार बैंक द्वारा क्या हो जाता है, लेन देन भी आसान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं खाता के प्रकार, चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, स्थायी जमा खाता। खाता के 4 प्रकार हैं। चालू खाता, चालू खाता किसे कहते हैं, करेंट डिपॉजिट। चालू खाता, करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट क्या होती है, ये व्यापारियों के लिए, जो करेंट अकाउंट होती है वे व्यापारियों के लिए होती है। इसमें व्यापारी या व्यवसायी लोग क्या कर सकते हैं, रोज रकम जमा कर सकते हैं और रकम निकाल सकते हैं। इसमें व्यापारियों को या व्यवसायियों को सुविधा दी जाती है कि वे रोज रकम जमा भी कर सकते हैं और रोज पैसा निकाल भी सकते हैं। इसलिए इसका हम चालू खाता करते हैं, करेंट अकाउंट। दूसरा है बचत खाता। बचत खाता सेविंग अकाउंट जिसको आप कहते हैं। जितने भी आप खाता खुलाते हैं, आप लोग सामान्य आम जनता जो खाता खुलवाता है,
सभी की क्या होती है, सेविंग अकाउंट होती है, बचत खाता होती है। बचत खाता में रोज पैसा जमा कर सकते हैं, इनकी निकालने की सुविधा रोज नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें चालू खाता हम देखते हैं, चालू खाता में ब्याज नहीं दिए जाते, ब्याज की कोई दर नहीं होती, चालू खाता में ब्याज नहीं दिए जाते। बचत खाता में ब्याज दिए जाते हैं, बचत खाता होती है इसमें ब्याज दी जाती है, लेकिन ब्याज की दर चालू खाता की तुलना में कम होती है। ठीक है, इसमें क्या है, आप बचत खाता में पैसा रोज जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने की आपको सुविधा नहीं होती, रोज नहीं निकाल सकते आप। तीसरा है आवर्ती जमा खाता, आरडी। आरडी आप कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। तो आरडी जमा खाता में क्या होती है, आरडी जमा खाता में महीने में जो रकम आप निर्धारित किए, मान लो महीना में 1000 रुपया जमा करना है, ठीक है, 1000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो हर महीना 5 साल के लिए यदि आप खाता खुलवाएं तो 5 साल तक 1000 रुपये आपको हर माह प्रति माह जमा करना पड़ेगा। इसमें बचत खाता की तुलना में आवर्ती जमा खाता में ब्याज की दर अधिक होती है। क्यों, ये निश्चित अवधि के लिए होती है, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं आप कितने साल के लिए डिपॉजिट करते हैं। इसके बाद स्थायी जमा खाता, एफडी जिसका आप कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। स्थायी जमा खाता, स्थायी जमा खाता में क्या होती है, रुपया एक बार जमा की जाती है। स्थायी जमा खाता में रुपया एक बार जमा किया जाता है, ठीक है। स्थायी जमा खाता में क्या होता है, रुपया एक बार जमा किया जाता है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, आप निश्चित अवधि के लिए आप पैसे जमा करते हैं। मान लो आप 12 साल के लिए पैसे जमा किए, तो 12 साल तक आपका जो पैसा है बैंक के पास रहेगा। हाँ, यदि आप स्थायी जमा खाता में पैसा जमा किए फिक्स डिपॉजिट में, आपको यदि पैसे की जरूरत है तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो ब्याज मिलना चाहिए वो ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज का पैसा काट दिया जाता है। इस प्रकार ये हो गया बैंक खाता के प्रकार, ठीक है। बैंक खाता अलग अलग होती है और अलग अलग के वर्णन भी करना है, यदि परीक्षा में आ जाएगा तो वर्णन आपको करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं चालू खाता है, बचत खाते में हम पैसा निकाल सकते हैं या किसी को भुगतान करने के लिए चेक दे सकते हैं। चालू खाता है या बचत खाता है, इसमें आप पैसा निकाल सकते हैं या किसी को भुगतान करने के लिए चेक दे सकते हैं, क्योंकि यह हमारा पैसा जिसे बैंक ने सुविधाएं सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा, ये हमारी पैसा है, लेकिन बैंक के पास हम जमा किए पैसा वो क्या है, बैंक में सुरक्षित है और हम अपनी सुविधा के लिए बैंक में पैसा रखते हैं। बैंक यह वचन देती है कि मांगने पर हमें पैसा हमेशा उपलब्ध होगा। जब भी आपके खाता में पैसा है, तो जब भी आप पैसा मांगोगे, पैसा निकालना जाना है, मांगने से नहीं देगा, आपको निकालने के लिए जाना पड़ेगा, और निकालने के लिए पैसा निकालने जा रहे हो तो एक फॉर्म भरना पड़ता है, विड्रॉल फॉर्म, उसमें आपका नाम रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, कितनी रकम निकाल रहे हैं, डेट रहेगा, उसमें आपका सिग्नेचर रहेगा। सिग्नेचर यदि अलग हो गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। सिग्नेचर हमेशा एक ही रखना है, बैंक में जो खाता खुलाते समय जो सिग्नेचर किए वही सिग्नेचर होनी चाहिए। यदि उसमें भिन्नता आ गई, अंतर आ गया, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इस प्रकार आपको पैसा हमेशा बैंक देने को तैयार है, उपलब्ध है। इनको हम क्या कहते हैं, मांग जमा राशि कहते हैं। बैंक यह वचन देती है कि मांगने पर हमें पैसा हमेशा उपलब्ध कराएंगे, इसलिए इन्हें मांग जमा करते हैं। इसी कारण यह लेन देन व्यापारिक और सुगम बना दिया, यह जो लेन देन है वो व्यावहारिक और सुगम बना दिए, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं
इसका उदाहरण देखते हैं, डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड आज भुगतान के साधन के रूप में आसानी से स्वीकार किए जाते हैं। डेबिट कार्ड है, आज क्या कर रहे हैं, इसको आसानी से सभी स्वीकार कर रहे हैं। बैंक हमारे खाते में जमा रुपये के एवज में एक कार्ड जारी करती है। बैंक क्या करती है, हमारे खाते में जमा रुपये के एवज में हमें एक कार्ड जारी करता है। इस प्रकार कार्ड जारी करने के बाद हम खातों से अपनी व्यक्तिगत जानकारी देते हैं और हम किसी चीज़ की खरीदारी करते हैं तो दुकानदार को पैसे का भुगतान करने के लिए अपना कार्ड देते हैं। यदि हम कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदने के लिए हमको क्या करनी पड़ती है, अपनी जो कार्ड होती है पैसा निकालने के लिए, भुगतान करने के लिए, इसको देते हैं, दुकानदार को देते हैं। और दुकानदार क्या करती है, अपनी दुकान में रखी हुई जो मशीन होता है उसमें कार्ड को डालता है। दुकानदार के जो पास जो मशीन होती है उसमें हमारी कार्ड को डालता है। मशीन उस ग्राहक के खाते को प्रमाणित करती है। जो हम कार्ड है हमारे पास, वो मशीन होती है उसमें डालते हैं, तो डालने से क्या होती है, ग्राहक के खाते को प्रमाणित करती है। वास्तव में वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो उस व्यक्ति की है कि नहीं, इसको प्रमाणित करती है। उसके बाद ग्राहक अपना पिन कोड नंबर डालता है, पिन कोड नंबर होती है उसको डालता है। उसके बाद भुगतान को स्वीकार करता है। इस प्रकार रकम क्या हो जाती है, दुकानदार के खाते में चली जाती है, ग्राहक के खाते से दुकानदार के खाते में चली जाती है। अब हम देखते हैं, यदि हम किसी दुकान से 15,000 रुपये की नगद रहित खरीदारी करते हैं, क्या करते हैं, नगद रहित खरीदारी करते हैं, तो दुकानदार को चेक से भुगतान करना है। नगद रहित कैशलेस यदि हम भुगतान करना चाहते हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दुकानदार को चेक से भुगतान करना है। उसके लिए हमको चेक जारी करना है। ठीक है।